हेलो दोस्तों, आपका इस IAS सर्वोदय में स्वागत है। मनीष कुमार। आज हमारा 17 मार्च है। जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे हमारे जो आने वाले नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए आगे की बात करेंगे। आज का जो न्यूज़ हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा 17 का, जो PT और मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आगामी हमारा अगर बात करें तो 69 BPSC का आपका फाउंडेशन बैच हमारा लॉन्च होने जा रही है बहुत जल्द। इसमें आप जिन्हें भी अगर 69 BPSC का अभी से प्रिपरेशन करना है, बेसिक से लेके पूरा पूरा कोर्स कराया जाएगा। PT प्री प्लस मेंस रहेगा ये चीज़ें। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा चीज़ें, तो ज़रूर ज्वाइन करें। जिन्होंने भी अगर जिनके दोस्त हैं, करीबी हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा NCERT बेस्ड रहेगा ये क्लासेज। ठीक है, ये NCERT बेस्ड क्लास रहेगा और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग का आज का जो टॉपिक है अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे हवित्सर से ब्रह्मोस तक। हवित्सर से ब्रह्मोस तक क्या? तो हवित्सर से ब्रह्मोस तक क्या है? तो हविष्सर से ब्रह्मोस तक। तो हविष्सर जो है क्या है? तो हविष्सर अगर बात करें तो हविष्सर ब्रह्मोस मिसाइलें जो है UH मेरीटाइम हेलीकॉप्टर आदि खरीदने की रक्षा मंत्रालय ने 70.58 हज़ार करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया है। ये जो है हमारा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ा कदम है। भारतीय रक्षा बलों के लिए इससे विभिन्न शस्त्र प्रणालियों खरीदी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 70,584 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद प्रस्तावों को गुरुवार को मंजूरी मिल गया है। चीज़ें आगे बात करें तो ये हमारा फ्लोर टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बारे में क्या है चीज़ें देखें। तो महाराष्ट्र के जो हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सत्ता पर अधिकार को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों पर बहस पूरी किया गया और उन्होंने हमारे जो प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और PM नरसिम्हा कि संविधान पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखने के लिए ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले जो वकील हैं अविनेश सिंघवी पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्हें यही कहा, कोर्ट का ये दलील था कि चंद्रचूड़ जो साहब हैं उनका कहना था कि अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए कानूनी शक्ति का उचित प्रयोग नहीं किया गया, तो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, उनका सवाल है कि कृपया मुझे अपना मामला पेश करने की अनुमति दीजिए। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि तो आपके अनुसार क्या हम उद्धव सरकार को बहाल कर दें? ये चीज़ें हैं। तो सिर्फ सिंघवी जो थे हमारे वकील हैं उनके, तो उनका कहना है ठाकरे का त्यागपत्र और विश्वास मत का सामना नहीं कर पाना अप्रासंगिक है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सत्ता का है। पहली याचिका एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बीच जो है विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में समय दाखिल की थी, उसका है ये चीज़ें। आगे है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है कि कहा जा रहा है आपका कि पराली की समस्या को जड़ से खत्म करने और उसे किसानों के लाभ का सौदा बनाने में जुटी केंद्र सरकार ने पराली से बने पैलेट व बिक्रेट कृत्रिम कोयले का इस्तेमाल न करने पर दिल्ली और NCR के आसपास स्थित पावर प्लांटों से अब तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने की तैयारी कर ली है। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके तहत अगले साल से यह व्यवस्था लागू हो सकती है। माना यह जा रहा है कि इससे क्या होगा, तो इसे खेतों में इससे पराली की खेतों में जलाने की जगह पैलेट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे किसानों को पराली की अच्छी कीमत भी दिया जाएगा। इसके लिए लोगों को प्रति प्लांट 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद भी दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आगे हमारा ये IR का है। कहा यह जा रहा है कि दक्षिण एशियाओं की जो परियोजनाओं है कि में चीनी निवेश पर नज़र रख रहा है भारत। मतलब सरकार ने गुरुवार को ये कहा है कि चीन दक्षिण एशियाई देशों में बंदरगाहों, राजमार्गों और हवाई अड्डों सहित बुनियादी ढांचों परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है और वह इस पर बारीकी से नज़र भी रखे हुए है। हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल में कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर नज़र रखती है और जरूरी कदम भी उठाती है। उन्हें कहा कि हमारा जो है भारत का क्या है, तो पड़ोसी पहले की नीति
पड़ोसी पहले की नीति की तरह सभी पड़ोसियों को क्या करते हैं, सभी प्र, सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण व परस्पर हितकारी संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अपने पड़ोसियों का एक सक्रिय आर्थिक भागीदार है और इन सभी देशों में बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं में मदद कर रहा है। भारत की रक्षा और सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, संस्कृति का आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्र के पड़ोसियों के साथ ये व्यापक संबंध है। आगे बात करें तो आपका है कि पाकिस्तान के हालत पर नज़र, भारत सरकार सतर्क है भी। तो पाकिस्तान की बिगड़ती जो आंतरिक व्यवस्थिति है उस पर भारत भी जो है सो नज़र रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के भीतर चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर तो कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इससे जुड़ी सुरक्षा को लेकर भारत सतर्क है। अभी जो अरविंद बागची ने कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, कि मुझे वहाँ की राजनीतिक स्थिति को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तो सुरक्षा से जुड़े जो सवाल है हम उन पर सभी स्थितियों पर नज़र रखते हैं जो सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर इसको लेकर सतर्क रहते हैं और उचित उपाय करते हैं। भारत की टिप्पणी अब आई है जब पड़ोसी देश में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। पूर्व पीएम जो इमरान खान है, विरोधी प्रदर्शन की वजह से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को बंद किए जाने संबंधी को गलत करार देते हुए बागची ने कहा कि वहाँ हमारा मानद वाणिज्य दूतावास है। प्रवासी मतदाताओं के लिए ई पोर्टल के प्रस्ताव पर चल रही है चर्चाएं। मतलब प्रवासी जो भारतीय हैं उनके मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषक डाक मत प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग एक प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है, ताकि इसके कार्यान्वयन में शामिल चुनौतियों को दूर किया जा सके। राज्यसभा में गुरुवार को एक प्रश्न के लिखित जवाब में कानून मंत्री रिजिजू ने कि इस कहा कि इस साल 1 जनवरी को विदेशी मतदाताओं की कुल संख्या 1.15 लाख से अधिक थी। चुनाव आयोग ने विदेशी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मत प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव अधिनियम 1961 में संचालन में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया। इस मामले में विदेश मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। और भी क्या है इसमें, तो 100 कहा जा रहा है कि 100 वेधशालाएं स्थापित करने की योजना। मतलब पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार सभी भूगर्भीय हलचलों की निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए योजना तैयार कर रही है। सरकार की योजना है कि अगले 2 से 3 साल में 100 और वेधशालाएं स्थापित की जाएं। उन्होंने ये भी कहा एक उत्तर में कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस देश में और आसपास भूकंपीय गतिविधि की निगरानी कर रही 152 वेधशालाओं को एक नेटवर्क का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क में देश के अधिकतर हिस्सों में 3.30 तीव्रता के भूकंप का पता लगाने की क्षमता है। आगे अगर बात करें तो कहा जा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये जी है, देखा जाए तो चल रहे हैं जी आपको आर्टिकल की ओर। एडिटोरियल जो हमारा है कि चीन के विस्तारवाद को रोकने में सक्षम है भारत। चीन के जो मतलब कहा जा रहा है कि चीन का जो विस्तारवाद जो है उसको रोकने में भारत सक्षम है। मतलब चीन के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग चीन को क्या दिशा देना चाहते हैं और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन ने रक्षा बजट बढ़ाने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन को विश्व की बड़ी सैन्य शक्ति बनाना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय में सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कुछ समय पहले कहा था कि हमें युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। वस्तुतः बात करें तो चीन जो है स्वयं को एशिया का सबसे बड़ा नेता मानता है। इस विचार को वह सभी एशियाई देशों पर थोपने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है। और बात करें हम 1962 का, तो वर्ष 1962 का जो भारत चीन युद्ध डोकलाम या फिर अगर बात करें हम गलवान की घटना को भी इसका नतीजा देखा जाए तो इसका ही नतीजा था। देखा जाए तो डोकलाम इलाके में चीन ने तब घुसपैठ की घोषित की थी जब भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई पर बीजिंग में हो रही मीटिंग में शामिल होने से न केवल इनकार कर दिया था बल्कि इस परियोजना को औपनिवेशिक प्रकृति वाला भी बताया था। गलवान डोकलाम का अगला एपिसोड था। इसकी पटकथा भी
शी जिनपिंग द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करें, कहा जा रहा है कि भारत जो है भांप चुका इरादा, मतलब चीन में चिनफिंग चिनफिंग का जब काल आरंभ हुआ है मई 2013 में, तो जब चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत आए थे तब उनकी यात्रा से ठीक पहले चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने लद्दाख के डेप्सांग में घुसपैठ किया था। सितंबर 2014 में जब शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए थे तो तब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठें की थी। ये सब चीज़ें हैं इसका। आगे है कि यूरोप अमेरिका को दिखाई अपनी धमक, मतलब विदेश नीति के कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भारत चीन के बीच बिगड़ते संबंध के पीछे प्रमुख कारण जो है अमेरिका से भारत की बढ़ती नज़दीकी है, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि चिनफिंग से शुरू से ही दो प्रकार के मंतव्य रखता है। एक पहला ये कि चीन जो है को अपने व्यक्तित्व और आच्छादित करना, दूसरी क्या है चीन द्वारा दुनिया को आच्छादित करना। मतलब इसमें सी की दूसरी महत्वाकांक्षा आसान दिखाई नहीं देती, क्योंकि दुनिया जो है चीनी विशेषताओं को ओढ़ नहीं सकती और चीन के सर्वोच्चता को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीन इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि यथार्थ का आईना दिखाता भारत, मतलब कि कोरोना महामारी जो महामारी हुआ था कोरोना कोविड-19 को लेकर वुहान वायरस थ्योरी आने से जीरो कोविड नीति की सफलता के बावजूद चीन की नीयत और नीति में कोई बदलाव नहीं आता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर राष्ट्रपति सिंह की जो मंशा है वो पूरी तरह साफ दिख रहा है कि केवल अपनी नीतियों को अपनी जमा पढ़ाने की राह पर अग्रसर रहे हो और दुनिया को विचारों की राह से भटकाने का प्रयास मत करो। सुन्नी और शिया दोनों जो दुनिया के नेताओं के रूप में निरंतर टकराने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता कर समझौता कराने को चीन वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के रूप में ही दिख रहा है। चलिए, ये चीज़ें आपको चीन से रिलेटेड ये टॉपिक था आपका। आगे हम चलेंगे, अगर हम इकोनॉमिक्स पेज की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स पेज में तो कहा जा रहा है निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि में कई कमियां हैं, कई रोड़े हैं बीच में रास्ते में। उसके बारे में अगर समझे क्या कंडीशन है इसमें। का सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली के जो ऐलान के बीच निजी सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उसकी न्यूनतम पेंशन को में बढ़ोतरी को लेकर ही आवाज़ उठने लगी है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर जो है दबाव बढ़ जाएगा। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है सरकार इस मद में और वित्तीय दबाव लेने की स्थिति में नहीं है। अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, मतलब घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का ये कहना अनुमान है कि अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 23-24 में 6% की रफ्तार से बढ़ेगी। क्रिसिल का यह अनुमान अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में लगाए गए अन्य आकलन के समान है। एनसी का यही मानना है कि अगले 5 वर्ष वित्त वर्ष में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहेगा। एनसी ने यह भी कहा है कि अगले वित्त वर्ष में कंपनियों की आय में 2 अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। क्रिसिल का मुख्य अर्थशास्त्री जी के सोसी ने वार्षिक वृद्धि का अनुमान में कहा कि भू राजनीतिक घटनाक्रमों, लगातार ऊंची मुद्रास्फीति और इसका मुकाबला करने के लिए ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी वैश्विक परिवेश को लेकर को और अधिक निराशाजनक बना दिया है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में 2.5% की वृद्धि का प्रभाव अगले वित्त वर्ष में देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, आगे तो हमारा ये है आईआर का पेज में है कि अमेरिका में भारत वंशी रवि चौधरी जो है सो बने वायुसेना के सहायक सचिव, मतलब दुनिया भर में हर क्षेत्र में भारत और भर्तियों का डंका बज रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने भारतवंशी रवि चौधरी को वायुसेना का सहायक सचिव नियुक्त किया है। ठीक है। सीनेट ने बुधवार को सहायक सचिव पद पर उनके नाम की घोषणा कर दिया। यह पद पेंटागन में शीर्ष नागरिक नेतृत्व के पदों में से एक है। वह ऊर्जा इंस्टॉलेशन और पर्यावरण का काम कर देखेंगे और इस पद पर नियुक्त होने वाले चौधरी पहले भारतीय अमेरिकी हैं। अब है कि भारत की प्रवृत्ति तजिकिस्तान में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, मतलब भारत की कविल मदम रामास्वामी प्रवृत्ति को तजाकिस्तान में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनकी नियुक्ति की है। प्रवृत्ति तुर्की और अफगानिस्तान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। चलिए, ये आपका 2 पीटी का टॉपिक था। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा रहा है कि रूसी हैकरों ने भारतीय मंत्रालय की वेबसाइट को किया हैक, मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट गुरुवार को हैक हो गई। बताया जाता है कि रूसी हैकर्स ने ये वेबसाइट हैक किया था। इसके बाद मंत्रालय ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इस मामले की जांच करने को कहा है।
तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इससे क्या होगा कि आपका जो आने वाले हमें नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा देखा जाए तो सारे टॉपिक्स हम लोग जो भी पीटी और मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड था उसको मैंने डिस्कस किया है आपको। और जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और हमारे जो आने वाली जो बैचेज हैं उसमें ही आप ज्वाइन करने, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी ज्वाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।